IS 16 और IS 16 की 2-3 बातें ज़रा ये देख लें जल्दी से, छोटी छोटी बातें। अगर रेजिडुअल वैल्यू बताई होंगी शायद, लेकिन जब मैं शक में पड़ता हूँ ना कि ये बात शायद ना बताई हो, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, किसी क्लास में बताई हो, किसी में ना बताई हो, तो मैं फिर बता रहा हूँ तो सुन लिया करो। हमने डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्शन निकालनी और रेट ना गिवन हो तो फॉर्मूला एक देखा था जिससे हम रेट निकालते थे। अगर आपको सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो या ज़ीरो गिवन हो तो उस फार्मूला के अंदर रेजिडुअल वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेना, वरना फार्मूला सही आंसर नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो पहली बात मैंने यही लिखी हुई है यहाँ पे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जी, बड़ी बातें भी हैं लेकिन छोटी छोटी बातें भी हैं ना, छोटी छोटी बातें बड़ी बातें मिला जुला के। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? ये आपने, मैंने ये सफ़ा मैंने आपको नहीं देना, ये तो ऐसे ही मैंने अपनी चेकलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है ना, आपने बस ये बात हर टॉपिक के रेलेवेंट जगह पे लिख देनी है जाके। ठीक है, इफ रेजिडुअल वैल्यू इज 0 अज्यूम इट 1 वाइल कैलकुलेटिंग डेप्शन रेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। प्री वालों को डिस्कस की हुई है या पोस्ट वालों को भी की हुई है? बस शक है ना, इसीलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जी जहनों में सवाल आ सकता है, सुने प्लीज खामोशी से। यार बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने, गैरतमंदो ना करो यार, बहुत गड़बड़ हो जानी है, तो लड़ाई हो जानी है। ये आखिरी बात फिर ब्रेक करते हैं। जहनों में सवाल आ सकता है कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो कितनी 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 देर बाद रीवैल्यूएशन करें। वैसे मैंने ये बात एक क्लास में ज़रूर की है क्योंकि मैंने कुछ वर्किंग कर रखी थी अपने नोट्स में, लेकिन कंफर्म नहीं है सब में किया है नहीं, इसलिए सुन लो दोबारा। रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर एक बार रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए हो तो हर साल रीवैल्यूएशन ज़रूरी है या हर 2 साल बाद ज़रूरी है या हर 4 साल बाद ज़रूरी है? क्या है उसूल? स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर बहुत मटीरियली डिफरेंट हो जाएं, मटीरियल बहुत के साथ, मटीरियल के साथ बहुत कम, मटीरियल होता ही बहुत है। ठीक है, मटीरियली डिफरेंस आ जाए उनमें, मटीरियली डिफरेंट हो जाएं तो फिर आप उसको रीवैल्यू कर लो। यानी मिसाल के तौर पे आज आपने अपनी एक प्रॉपर्टी रीवैल्यू की 100 रुपये पे ले गए। ठीक है, 2 साल गुजरने पर आपके पास बुक वैल्यू आई है कोई 95 रुपये और फेयर वैल्यू जो चली गई 102-103 पे, तो ये कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं है, खैर है, काम चल सकता है, चाहो तो कर लो चाहो तो ना करो। स्टैंडर्ड कब आपको मजबूर करता है? स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने लास्ट टाइम जब रीवैल्यू की थी या रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो और आपकी किताबों में जो है बुक वैल्यू जो है वो उस एसेट की नज़र आ रही है 95 पे और इस एसेट की फेयर वैल्यू 120-130 पे पहुंच गई है, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है आपकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का। आप दावा कर रहे हो कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, तो फिर आपको करीब करीब रहना चाहिए फेयर वैल्यू पे। बैलेंस शीट डेट की जो फेयर वैल्यू हो, आपका एसेट करीब करीब उस वैल्यू का होना चाहिए अगर आप ये दावे पे हो कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, वरना कॉस्ट मॉडल पे रहो। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ कहीं मैंने लिखी थी क्लास के अंदर, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। ये पेज 24 पे एक मिसाल बनाई थी किसी एक क्लास में, बाकी भी आप उससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, 2015 में बुक वैल्यू 100 थी, रीवैल्यूड अमाउंट 100 थी, यानी इस दिन आपने रीवैल्यू कर लिया। 16 में 95 हो गई, रीवैल्यूड अमाउंट 98 है। 17 में 90 हो गई, रीवैल्यूड अमाउंट 97 है। लेट्स से शायद बिल्डिंग होगी थोड़ी वियर एंड टियर की वजह से मार्केट वैल्यू भी कम हो रही है, बुक वैल्यू भी कम हो रही है। 18 में 85 है, 90 है, लेकिन 19 में 80 और 120 हो गया। स्टैंडर्ड कहता है पहले तो 3 साल माफ़ी दे दी थी आपको, कोई बात नहीं, मटेरियल डिफरेंस नहीं, लेकिन अब मटेरियल डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है, आप रीवैल्यू कर लो। अच्छा, फिर बूम आ गया जी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, ये रियल एस्टेट के अंदर बूम आ गया है। 2020 के अंदर बुक वैल्यू 115 हो गई क्योंकि 120 पे आप लेके गए थे ना, और फेयर वैल्यू 150 हो गई। फिर क्या है, रीवैल्यू करो। या हालात बहुत ख़राब हो गए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट से निकल गया तो 80 पे आ गई वैल्यू। तो दोनों सूरतों के अंदर मटेरियल डिफरेंस आ गया। तो देखो अब साल का इंतजार नहीं करना कि 3 साल, पिछली बार 3 साल गुजरने पर रीवैल्यूएशन की थी तो इस बार भी 3 साल गुजरने पर नहीं। स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसूल ये है
कि जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस आ जाए तो आप रीवैल्यू करो। कोई पाबंदी नहीं है कि हर साल करो या हर 2 साल बाद करो। पाबंदी ये है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू किसी भी बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर मटीरियली डिफरेंट ना हो, बस ये ज़रूरी है। ठीक है। अगली बात एक और भी कही थी कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है। आपने सोचा कि आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करेंगे और आपने लैंड के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया, लेकिन लैंड में सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया जहां पे फायदा नजर आ रहा था और बाकियों के ऊपर कॉस्ट ही रखी। स्टैंडर्ड ने कहा इसकी इजाजत नहीं है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर लगाना है तो एक क्लास के ऊपर, पूरी के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर लैंड पे लगाना है तो फिर सब लैंड को रीवैल्यू करना है। ठीक है। हाँ, ये कर सकते हो कि बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं कर रहे, प्लांट को कर रहे हो, या प्लांट को नहीं कर रहे, इक्विपमेंट को कर रहे। एक बात है, किसी एक क्लास को छोड़ के दूसरी क्लास को रीवैल्यू करना चाहो, इजाजत है। लेकिन जब एक क्लास को सिलेक्ट कर लो रीवैल्यूएशन के लिए तो फिर उस क्लास के अंदर सारे एसेट्स को करो। मिसाल के तौर पे ये आपने लैंड को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा तो फिर मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, बहरिया, डिफेंस, इन सब को रीवैल्यूएशन पे रखना है। ये नहीं कि बाकी सबको कॉस्ट पे रख लिया आपने और डिफेंस वाली और बैरिया वाली को रीवैल्यूएशन पे रख लिया कि यार इधर ज़रा वो डिफेंस के नए वाले फेज होंगे ना, वहाँ पे प्राइसेस जल्दी बढ़ रही हैं, या बैरिया में प्राइसेस जल्दी बढ़ती हैं। ये गार्डन टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इनकी तो प्रॉपर्टीज़ तकरीबन अब स्टेबल हो चुकी हुई हैं, ये तो मेच्योर हो गई हैं। तो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इन्वेस्टर तो नई जगहों पे जाकर करता है, इसीलिए ना वहाँ पे ज़्यादा जंप मिलता है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने लैंड को रिवर्स मॉडल पे रखा और अपने मतलब की चीज़ों को, जगहों को रिवर्स मॉडल पे रख लिया, बाकियों को कॉस्ट पे रख लिया। तो स्टैंड कहता है ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, इसको क्रॉस लगा दिया मैंने। अगर लैंड को रिवर्स मॉडल पे रखा है तो फिर सारी लैंड्स को रीवैल्यू करो। हाँ, ये कर सकते हो, लैंड को रीवैल्यूएशन रख लो, बिल्डिंग को कॉस्ट पे, प्लांट मशीन को कॉस्ट पे। ठीक है। तो ये दो बातें आपके पेज नंबर 24 के टॉप पे लिखी हुई हैं, पहली बात और दूसरी बात। ठीक है जी। कहते तो जगह ही कोई नहीं। अच्छा जी, आ हाइड्रो क्वेश्चन 73 है, आ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ओन्ड बाय अ कंपनी इज कैरीड एट, पेज 447 पे आ जाएं जल्दी से। इसके बाद कोई फरमाइश नहीं। ओके, मैंने खुद बहुत सारा काम कराना है यार, शाम हो जानी है आज मुझे लग रहा है। इधर ही हो ना। यार मैं नहीं कराता, फिर भी जिसने बैठना है वो बैठे। 73, a hydroelectric power plant owned by a company is carried at, प्लीज बेटा चुप कर जाए आप, इज कैरीड एट 30 मिलियन, यानी इसकी बुक वैल्यू है। कॉस्ट है जी, कह रहे हैं 40 और लेस अकोमोडेशन ऑफ 10। बड़ी मेहरबानी जी, आपने बता दिया। द कंपनीज पॉलिसी इज टू अप्लाई रीवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। अ करंट वैल्यूएशन यानी फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ दिस प्लांट इज नाउ 50 मिलियन। ठीक है जी। अब कोई डेट अज्यूम करनी है तो कर लें, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री सिखानी है। पहले हम जो करते आए आज तक वो कर लेते हैं। ठीक है। तो ईयर एंड है, उस पर बुक वैल्यू गिवन है 40 माइनस 10, कितनी, 30। ठीक है। और हम एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करते थे, अगर कुछ याद हो आपको तो। ये कितनी हो गई है,
50 है, तो 20 रुपये का रीवैल्यूएशन सरप्लस निकला। ये एसेट होता था और साथ में ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 20 का। ये पुराना काम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चलो उसके बाद की बात बाद में करेंगे, पहले ये एंट्रीज करते हैं। आप एंट्री किया करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, आमने सामने ज़्यादा बेहतर लगेगा। मैंने पहले प्लान किया था कि साइड पे कर लेंगे। अच्छा जी, अब एंट्रीज हम किया करते थे। अब ये ईयर एंड पे अज्यूम करो, ईयर स्टार्ट पे अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम ही करना है ना, ठीक है। मैं डेट्स अज्यूम कर लूँ, सवाल में नहीं है। चलो डेट्स बाद में अज्यूम करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे पहली एंट्री हम क्या किया करते थे? हाँ एंट्री बोलो ना, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 10 रुपये से, ये एंट्री बनती है। और दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन, हाँ इन ओसीआई, जिसने जोर देकर बोला बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा मुझे ये बच्चा जी। डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात अब हमें पता कोई नहीं है। लेट्स से आगे बात गिवन होती कुछ, तो लाइफ वगैरह पहले वाली गिवन होती या रिमेनिंग लाइफ देता, तो आपको पता है फिर हम डेप्रीशिएट करते, ठीक है ना। वो डेप्रीसिएशन की अमाउंट जो आती उसकी एंट्री होती डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद ये सरप्लस की ट्रांसफ़र की एंट्री होती, तो वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल सवाल इससे आगे था नहीं, सवाल ने जितना आपको बताना था वो बता दिया, यहाँ तक की बस मतलब पूरा हो जाएगा। बहरहाल मैंने 2 एंट्रीज फिर भी कर दी जो आज तक हम करते आए। इसको नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दिया था। स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, अल्फाज जो लिखे हुए हैं ना असल ओरिजिनल स्टैंडर्ड में, उसने यूँ लिखा हुआ है एलिमिनेट, और दूसरे के बारे में कहा हुआ है रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली, अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड या इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आज तक नाम पढ़ते थे हम कि ये नाम है ये नाम है, लेकिन काम यही करते थे बस, ठीक है। सिचुएशन आज भी वही है, सवाल सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड एक और ऑप्शन देता है। स्टैंडर्ड कहता है हो सकता है किसी बंदे को ये बात पसंद ना आती हो कि हम एक्यूमुलेशन को सिरे से एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, आप नहीं एलिमिनेट करना चाहते तो आप मत एलिमिनेशन वाली एंट्री करें, ठीक है। आपके पास एसेट पड़ा है, हमने कहा हाँ जी पड़ा है, यार एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। हमने कहा जी कर लेंगे, बिस्मिल्लाह बताएं। उन्होंने कहा जी कॉस्ट एसेट की कितनी है? हमने कहा जी, हमने क्या कहा 40। अच्छा, उन्होंने कहा ये बिफोर रिवैल्यूएशन बताना है। हमने कहा हाँ बिफोर रिवैल्यूएशन बता रहे हैं कि हमारी कॉस्ट है 40 रुपये और हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 10 रुपये और हमारी बुक वैल्यू है 30 रुपये, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हो इसको, इस 30 को कहाँ पे ले जाना चाहते हो? आपने कहा जी इसको ना मैं 50 पे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं बेसिकली मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं ये एलिमिनेशन वाली एंट्री से नहीं मुत्तफिक, मुझे पसंद नहीं है। अब उसकी अपनी पसंद है। स्टैंडर्ड ने कहा कोई गल नहीं, हम आपको भी एक ऑप्शन दे देते हैं। ये लॉजिकल सी बात है, ठीक है, कि आप इस तरह से दोनों चीज़ों को बढ़ाएं। किन दोनों चीज़ों को?
एसिड को और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस तरह से बढ़ाएं कि उनका डिफरेंस जो है वो 50 पे पहुंच जाए। यानी आपने यूज़ किसे करना है, बुक वैल्यू को और रीवैल्यूड अमाउंट को, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शन निकालते हैं जैसे, ठीक है। तो आपने कहा यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। आप 40 को कहते हैं कि जी ये पड़ा है 30 पे, ये सब परसेंटेज समझ लेते हैं इसको, 30 को हम परसेंटेज समझ लेते हैं, 50 को ही परसेंटेज ऐसे, ठीक है ना। हम कहते हैं जी ये पड़ा है 30 पे, ले जाएंगे इसको 50 पे। बोलो आंसर बोलेंगे काइंडली। 66.67। और इस 10 को भी कहेंगे कि ये 30 वाला है, इसे 50 पे ले जाएं, 16.67। तो भाई नीचे आंसर 50 ही आना है, ठीक है, नहीं आना 50। अच्छा अब अगली असल मतलब की बात तो अब शुरू होनी है। अब हमने एंट्री करनी, इधर देखो, ये 40 से बढ़ के 66 और ये 10 से बढ़ के 16 समथिंग, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इस एंट्री को करने की। एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो एसिड का बढ़ना डेबिट होगा या क्रेडिट? अच्छा, एसिड बढ़ कितने से गया, ये देखो 66.67 माइनस 40 करके देखो कितना, 26.67। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ रही है, वो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है डेबिट का, तो उसके बढ़ने को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया आपने। ये कितने से बढ़ रहा है, 6.67। लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब बैलेंस नहीं हो रही है एंट्री, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, साड़ी तो क्रेडिट साइड से आ रही है जी। कितना, 20। तो ये फेंक दो रिवैल्यूएशन सरप्लस। बस इतनी सी, हाँ गल उत्थे ही आनी है भाईजन। मैथड जब ऑप्शन होता है ना तो गल उत्थे ही आनी होती है। बेसिकली ये दो जर्नल एंट्रीज कंबाइन होकर एक जर्नल एंट्री बन गई है। एलिमिनेशन नहीं की बल्कि हमने रीस्टेट कर दिया प्रोपोर्शनेटली। बाकी चीज़ें भाई बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। बाद में अब वो उसी वर्किंग के अंदर डाल देंगे ना हम चीज़ें, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट रख लेंगे 50 और रीवैल्यूएशन सरप्लस रख लेंगे 20, ये अलग से वर्किंग की है, ठीक है। उस वर्किंग के बाद इन फिगर्स को अपनी वर्किंग में डाल लेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट 50 आ जाएगी, सरप्लस 20 आ जाएगा। आगे वैसे ही करेंगे अगर खुदा ना खास्ता आ जाता है, ठीक है ना। कोई नवा मेथड ना का, वो एक तरतीब याद की हुई है, फिर उससे हिल ना जाए खाम खाम में, ठीक है। तो फिगर निकल आई 50, ये क्या है रिवैल्यूड अमाउंट, और 20 क्या है जी, सरप्लस। तो वो उसी तरह से उसी फॉर्मेट को, फॉर्मेट वहीं पे रखना, सही है ना, उसी फॉर्मेट के ऊपर। लेकिन शुरू कहाँ से कर लेना, 50 से लेकर आगे चला लेना, ओके। अब बता ही रहा था मैं कि आगे फिर डेप्रिसिएशन होगी तो उसकी एंट्री फिर भी सेम होनी है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट कर डिवाइड करके निकालोगे। और फिर सरप्लस की भी एंट्री बिल्कुल वैसे ही होनी है। रीवन सरप्लस डेबिट, हशर और नशर सब सेम होना है। यानी कि सिर्फ बदला क्या, पहली एंट्री रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर जो हम एंट्री किया करते हैं ट्रांसफ़र की और सरप्लस की अलग अलग, वो एसेट रीवैल्यूएशन की अलग अलग, वो क्या हो गई आज कंबाइन होकर एक। ये है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। अब मैं इसको ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी थी कि मैं आपको बता सकूं कि ये अलग है, उसके बाद वर्किंग वही डाल लेना, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा नीचे ले आए ताकि इसका नाम लिख सकें। उधर कौन रिप्लेस हो रहा था, मेथड है जी, इसको ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में स्टैंडर्ड जो लिखता है ना वो यूँ लिखता है कि रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली। क्या कहता होता है जी, रीस्टेट, इसको हम यूँ कह सकते हैं, जैसे इसको एलिमिनेशन मेथड कह रहे थे ना,
इसको हम कह सकते हैं रीस्टेटमेंट मेथड। तो रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली इसमें। क्या लगता है आपको, करनी पड़ेगी ना? मैं कहता हूँ कुछ जवाब खुद भी बच्चे दे दिया करें ताकि कॉन्फिडेंस आए तो बस। किधर जावा मैं, छड़ जावा? हेलो। भाई वो एसी चलवा दें और ग्लास मंगवा लें यार एक। जी। लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ये बुक वैल्यू आएगी ना, हम इसी से आगे चलेंगे। वो तो हाँ, कॉस्ट हमने देखो दोनों अकाउंट्स बढ़ा लिए ना, दोनों अकाउंट्स बढ़ा लिए हैं। मेथड है बस, उसके अंदर हम नहीं एलिमिनेट करते उसको। तो ये वाला एसेट अकाउंट हमारा शायद नहीं शो कर पाएगा बुक वैल्यू और ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। जाहिर सी बात है यार, उसी को ही रीस्टेट करोगे आगे। बस रेस्ट ही कर रहा हूँ।